प्लीज़ रात को वीडियोस देख लीजिएगा, जो स्पेशली जो नहीं आए अपने दोस्तों को ज़रूर इनकरेज कीजिएगा कि सर ने तकरीबन सारा रिवाइज करवाया था, तो वीडियोस ज़रूर देखो। राइट जी, सो सब्सिडी एक बार सब्सिडी से कर्व शिफ्ट हुआ S1 पे, vertical distance between two supply curves at new quantity Q1 E1 to A is per unit subsidy. मार्केट प्राइस तो P1 पे आ गई थी कंज्यूमर के लिए, लेकिन प्रोड्यूसर को P1 प्लस सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी, उनको P2 मिल रही है. Consumer surplus before subsidy was area under the demand curve above the price line CPE, or after subsidy it became CP1E1. Producer surplus before was DPE, and after subsidy it became, कोई बच्चा मुझे बताए, हाँ, DP2A. परफेक्ट, ये हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस हो गया. अच्छा जी, कंज्यूमर को कितना इंसिडेंट्स या बेनिफिट मिला है सब्सिडी का, वो रेक्टेंगल क्या है जी, पी P1, मैं इसको बल्कि थोड़ा स्पेस कर देता हूं, P1 और BE1. समझ आ गया, नीचे वाला रेक्टेंगल कंज्यूमर का बेनिफिट है और प्रोड्यूसर का बेनिफिट प्रोड्यूसर बेनिफिट पहले मैं टाइप कर दूं, प्रोड्यूसर बेनिफिट इज P और उसको मिली प्राइस अब P2. असल चीज ये है, बच्चे नहीं समझते इसको, A and B. Anyone unclear? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट विल डिटरमिन द आउटकम ऑफ मेनी MCQs. तो I'll say here मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहां बच्चे एक मुश्किल क्वेश्चन होता है और बिल्कुल गलत कर जाते हैं. अब लेट्स जस्ट डिस्कस इट. विच एवर कर्व, अच्छा बच्चे कुछ आ रहे हैं, उप्स, बहुत सारे बच्चे थे, उप्स जी. अब जिन बच्चों ने थोड़ा सा ये पार्ट मिस किया, जरूर वीडियो देखिएगा प्लीज. और whichever curve is inelastic, example demand, then consumer surplus will fall more by tax imposed, and consumer surplus will rise more if subsidy given. अब इसी तरह consumer burden will be more and बस ठीक है, ये हो गया जी. इनइलास्टिक अगर डिमांड है, कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा गिरेगा टैक्स लगने से, और कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा बढ़ेगा सब्सिडी के केस में. कंज्यूमर बर्डन विल बी मोर एंड कंज्यूमर बेनिफिट विल बी मोर फॉर सब्सिडी. burden will be more due to tax. मुझे लगता है कुछ बच्चे और आए हैं, तो मैं उनको भी एंटर कर दूं. यस, जी बच्चों, तो ये सारी कहानी है. अब इसी को मैं दूसरे साइड पे लेके जाता हूं. इफ मैं बल्कि इसको कॉपी करता हूं, मेरे लिए भी आसान हो जाएगा, कंट्रोल C. जी, whichever curve is inelastic, e.g. सप्लाई अगर इनइलास्टिक है, देन
Producer surplus will fall more by tax imposed, and producer surplus will rise more if subsidy given. इसी तरह producer burden will be more due to tax, and producer benefit will be more due to subsidy. Producer benefit will be more for subsidy. अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं. डिमांड इनइलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक. टैक्स का ज्यादा बर्डन किस पे जाएगा, किसका सरप्लस ज्यादा कम होगा? डिमांड इनइलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक. किस पे जाएगा? शाबाश, कंज्यूमर्स. अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं. सप्लाई इनइलास्टिक, डिमांड इलास्टिक. किसको सब्सिडी का बेनिफिट ज्यादा जाएगा? सबको ये बात समझ आ गई है जो ईमान और दूसरी बच्ची बोल रहे थे? अगर किसी को नहीं आई तो प्लीज पूछ लें. दिस स्टेटमेंट, श्योर मेरा बेटा, मैं बल्कि आपको एक आधा बना के भी दिखाता हूं और इसको रेड भी कर देता हूं, ताकि ये तो आपका मुफ्त का एक क्वेश्चन खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग. जिस पार्टी का कर्व इनइलास्टिक है, मसलन डिमांड कर्व कंज्यूमर का है, वो इनइलास्टिक है और टैक्स लगा है, कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा गिरेगा टैक्स लगने से, और कंज्यूमर सरप्लस सब्सिडी की वजह से ज्यादा बढ़ेगा. कंज्यूमर पे टैक्स का बर्डन ज्यादा जाएगा और कंज्यूमर को ही सब्सिडी का बेनिफिट ज्यादा जाएगा. इसी तरह अगर सप्लाई कर्व इनइलास्टिक था, टैक्स लगा, प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा जाएगा, उसी पे ज्यादा बोझ आएगा, बर्डन ज्यादा आएगा. सब्सिडी आई, प्रोड्यूसर सरप्लस ज्यादा बढ़ेगा और उसी को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा. एवरीवन क्लियर ऑन दिस थिंग? अब जस्ट टू शो द पॉइंट मैं एक ड्रॉ कर देता हूं. देयर आर टू मेनी सिचुएशंस टू ड्रॉ ऑल ऑफ देम राइट नाउ. आई एम श्योर स्मार्ट किड्स यू गाइस विल पिक इट. ये डिमांड कर्व, थोड़ा सा और इसको करते हैं, मजीद इनइलास्टिक करते हैं इसको. ये एक इनइलास्टिक डिमांड कर्व है और एक बहुत ही इलास्टिक सप्लाई कर्व. अब इक्विलिब्रियम आया, प्राइस ये थी, क्वांटिटी ये थी. अब टैक्स लगने से सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ. नोट करो इक्विलिब्रियम यहां आया, प्राइस कितनी ज्यादा बढ़ी है और क्वांटिटी कितनी थोड़ी गिरी है. प्रोड्यूसर का बर्डन, नीचे वाला हिस्सा स्मॉलर है. कंज्यूमर बर्डन, प्रोड्यूसर बर्डन. सबको समझ आ गई बात या थोड़ा बड़ा बना के दिखाऊं? एवरीवन क्लियर? इसी तरह अगर उल्टा बनाओगे तो प्रोड्यूसर को बर्डन ज्यादा जाएगा, कंज्यूमर पे कम जाएगा, अगर डिमांड इलास्टिक और सप्लाई इनइलास्टिक होगी. समझ आ गया मेरे बच्चों? ओके जी, सो ये चीज माइंड में रखिएगा. आई डोंट थिंक आई नीड टू प्रैक्टिस मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स. बस एक चीज याद रखिएगा, मैं लिख ही देता हूं यूनिट 5 की, जिसमें बच्चे गलती करते हैं. जीनी कोएफिशिएंट. जीनी कोएफिशिएंट है क्या? मेजर्स जीनी कोएफिशिएंट मेजर्स इनकम या वेल्थ इनइक्वालिटीज. लोअर द वैल्यू, ब्रैकेट में लिख देता हूं, क्लोजर टू जीरो. कुछ केसेस में वो 1 भी बोलता है, 1 to 100 लेता है, मैं 0 to 1 लेता हूं. दो टेक्स्ट बुक्स के दोनों वर्जन्स ठीक है. लोअर द वैल्यू, फेयरर द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम गैप्स कम है, ज्यादा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है. और कंट्रोल वी, हायर द वैल्यू ऑफ जीनी कोएफिशिएंट,
क्लोजर टू 1, ये 1 और 0 के बीच में होता है या 1 to 100 के बीच में होता है? मोर अनफेयर द इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम गैप्स ज्यादा हैं। अब मैं आपको दो वैल्यूज दे रहा हूं, 0.3, 0.75। कंट्री ए की 0.3 है, कंट्री बी की 0.75। किधर इनकम गैप्स ज्यादा हैं, इनकम अनफेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है? कंट्री बी में। किस में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स ज्यादा दिए जा रहे हैं और किस में इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा लगाए जा रहे हैं? किस? यस, कंट्री ए में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं और कंट्री बी में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो कि रिग्रेसिव होते हैं। तो यू गाइस हैंडल्ड इट वेल, सबको समझ आ गई, हमारी माइक्रो खत्म हो गई है बच्चों। अब हम चल रहे हैं एनी क्वेश्चन ऑन माइक्रो। अब मैं पीटीओ लिख देता हूं ताकि बच्चे यहीं पे ना रुक जाएं। फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट जी। अब हम चलते हैं मैक्रो पे, और इसके यूनिट 1 में तो इतनी प्रॉब्लम बच्चे करते हैं ना जी। सबसे पहले जीडीपी टू जीएनपी या जीएनआई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल इनकम। जीडीपी में हम क्या ऐड करते हैं? नेट प्रॉपर्टी या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्या होती है? इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड, हमारे सिटीजन जो बाहर से अर्न करके ला रहे हैं, माइनस इनकम्स सेंट अब्रॉड। बिल्कुल सही है, जो फॉरेनर्स यहां से अर्न करके ले जा रहे हैं। ये बन जाएगा आपका एन एन जी एन आई या जी एन पी। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिमिटेंसेज, रिवॉर्ड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों किसी को प्रॉब्लम? अब जी जीडीपी टू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हम जीडीपी में से क्या माइनस करेंगे? सिर्फ ईमान बोल रही है, डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी, रोड्स वगैरह, जितना वो वेयर एंड टेयर हो गई वो हम वैल्यू निकाल देंगे, डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। समझ आ गया सबको? और जीएनपी या जीएनआई टू एनएनपी या एनएनआई, नेट नेशनल इनकम, ये है जीएनपी में से हम निकाल देते हैं डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल। नाउ यू गाइस आर टॉकिंग। तो ये हो गई जी हमारी एनएनपी। अब आखिरी चीज, नेशनल इनकम डिस्पोजेबल। ये क्या होता है जी? एनएनपी में से हम माइनस करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, और ऐड करते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वगैरह गवर्नमेंट वापस दे देती है, अनअर्नड इनकम्स, पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, लो इनकम सपोर्ट, फूड वाउचर्स वगैरह। ये बन जाता है आपका नेशनल इनकम डिस्पोजेबल। और इसको अगर पॉपुलेशन पे डिवाइड कर दें तो वो नेशनल इनकम डिस्पोजेबल पर कैपिटा या पर हेड बन जाती है, इज इक्वल टू एन वाई डी, नेशनल इनकम डिस्पोजेबल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। एक दफा चेक कर लें, कुछ बच्चों के मैसेज आए हुए हैं, आर दे वेटिंग टू बी एंटर्ड? यस। तो मेरे बच्चों ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के लिए है, प्लीज गो थ्रू इट। राइट जी, ये हो गया हमारा जीडीपी के शुरू शुरू के कुछ मसले। अब जो मेन प्रॉब्लम है वो बच्चों को बिल्कुल कैलकुलेट करना नहीं आता, रियल जीडीपी। ये कैसे कैलकुलेट होता है? इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल यानी मनी जीडीपी, हाँ, डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर।
हाँ, और डिफ्लेटर क्या होता है? शाबाश ईमान, प्राउड ऑफ यू। लेट्स लेट दिस किड एंटर। जी, डिफ्लेटर इज बेसिकली करंट ईयर प्राइस इंडेक्स, वही जो हमने सीपीआई बनाया है महंगाई मापने के लिए। करंट ईयर प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इंडेक्स। अब मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पे सम कैलकुलेट कर देता हूँ एग्जाम्पल में, ताकि कुछ समझ आए, क्योंकि ये बच्चों को ज़रा मुश्किल लगता है। लेट्स से जी 575 मिलियन आपका जीडीपी है, नॉमिनल मनी जीडीपी नॉमिनल इन 2025। 2025 में इस कंट्री का 575 मिलियन जीडीपी था, लेकिन इन 2024 इन्फ्लेशन वाज 5%। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले कैलकुलेट डिफ्लेटर। मुझे किसी बॉय की आवाज चाहिए, डिफ्लेटर कैलकुलेट करवाओ। बेस ईयर में तो हमेशा 100 होता है। अब 5% महंगाई हुई, इंडेक्स नंबर कहां पे आ जाएगा? 105 डिवाइडेड बाय, आंसर आएगा 1.05। और जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो 575 डिवाइडेड बाय 1.05, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट विल बी 550 मिलियन डॉलर। किसी को प्रॉब्लम आ रही हो? अब जी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम या मनी। विदड्रॉल्स, जो पैसा सर्कुलर फ्लो से निकल रहा है, वो कौन सी हैं? सेविंग प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स। इंजेक्शंस कौन कौन से हैं? इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स। ये हो गया जी हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इक्विलिब्रियम कहां आता है? जहां पे विदड्रॉल्स आर इक्वल टू इंजेक्शंस। ठीक है, यानी S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। में ब्रैकेट में लिख भी देता हूं ताकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। S प्लस टी प्लस एम, सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट, शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस government spending plus exports. Everyone clear with me? Closed economy, no trade, that is no X और M। ओपन इकोनॉमी में सारे होते हैं। ओपन इकोनॉमी has exports and imports। oops has exports and imports। जी मेरे बच्चों, एनी सवाल? अब मेरे बच्चों, जो कॉमन क्वेश्चन और ये गलत होता है, यूनिट 2, इसको नीचे ले जाते हैं। इन्फ्लेशन का फॉर्मूला सीपीआई 2 यानी करंट ईयर माइनस सीपीआई 1 डिवाइडेड बाय सीपीआई 1 इंटू 100। ऊपर वाला ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व करना है। मसलन वो कहता है 2011 में सीपीआई
हमारा जो था वो था जी 147 और 2012 में CPI इज इक्वल टू CPI इज इक्वल टू 151। वो कहता है जी इन्फ्लेशन, सॉरी, अच्छा आमना मलिक नजर आई है, मैंने उनको एंटर कर दिया। आरिज को कहें दोबारा ज्वाइन करें। हाँ अब आरिज आ गए, ठीक है, राइट जी। सो ये हो गया। सो अब आपने कैसे करना है इन्फ्लेशन कैलकुलेट? ईमान आप खामोश रहिएगा। कोई बच्चा मुझे बताओ किसको CPI 2 बनाओगे? करंट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है? करंट ईयर कौन सा है? यस, तो ये बन जाएगा आपका CPI 2 और पिछले वाला हमेशा बन जाता है CPI 1। तो आपके लिए अब इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना इज नथिंग, 151 डिवाइडेड बाय 147 multiplied by 100, answer will be like 3 point something percent, 2.7, थैंक यू तमकना, 2.7% इन्फ्लेशन आ गई। यही अगर 147 से 143 आता तो हमें डिफ्लेशन होती। कुछ समझ रहे हो? सो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बोथ आर मेजर्ड थ्रू CPI। तो ये हो गया CPI। अब CPI के अंदर वेट्स कैलकुलेट करना, ये एक बच्चों को गड़बड़ लगती है। वेट्स का फॉर्मूला होता है एक्सपेंडिचर ऑन गुड ओवर टोटल एक्सपेंडिचर इनटू 100। परसेंटेज है बेटे, सारी परसेंटेज है, ठीक हो गया। और वेटेड इंडेक्स कैसे बनती है, बल्कि मैं पहले इंडेक्स नंबर्स कैसे आते हैं वो कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये भी परसेंटेज है। और वेटेड इंडेक्स कैसे बनती है जी? इंडेक्स नंबर जो बनाए हैं, इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेट्स गिवन। एनीवन अनश्योर? मैं एग्जांपल करा, सॉरी, जी हाँ, तो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैंने आधा मिस कर दिया। 151 माइनस 147, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही हेल्प की मेरी यहाँ पे। 151 माइनस 147 ओवर 147, इसलिए आंसर गलत आया था। अब बताएं तमकनत, व्हाट इज द आंसर? 2.7 ही है, तो उन्होंने उन्होंने प्रॉपर कर लिया था। 151 माइनस 147, 4 4 डिवाइडेड बाय 147 इंटू 100, 2.7% इन्फ्लेशन। एवरीवन क्लियर? ऑल राइट। अब मेरे बच्चों मैं सीधा जा रहा हूं, एक अनफॉर्चुनेटली सिलेबस से उन्होंने निकाल दिया है, बट बाज नहीं आ रहे क्वेश्चन देने को, तो मैं आपको, सॉरी, वो तो बेटे यही है ना, CPI 2 माइनस CPI 1। जैसे उसकी वेज $100 से 110 पे गई और इन्फ्लेशन 5% थी, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 110 माइनस 100 जो उसकी सैलरी, नॉमिनल GDP वाला सीन, डिवाइडेड बाय डिफ्लेटर 105 ओवर 100, 1.05 से डिवाइड करेंगे, रियल सैलरी निकल आएगी। सेम डिफ्लेटर वाला फॉर्मूला। समझ आ गया बाबर, या जो भी बचा था? ओके।
अगर नहीं आया तो प्लीज पूछ लें। अब मैं करवा रहा हूं आपको एक्सटेंडेड डायग्राम ऑफ टैरिफ। अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन इसके देखे जबकि उनको नहीं देने चाहिए। ये बहुत ज्यादती है कि आप सिलेबस से निकाल देते हो, A2 में डाल देते हो और फिर बच्चों को A1 को दे देते हो और फिर बाद में जाके रिमूव भी नहीं किए उन्होंने। तो चलो मैं आपको जल्दी से करवा दूं। आई नो इट बी अ बिट ऑफ अ हेडेक फॉर यू राइट नाउ, बट लेट्स डू इट। प्राइस, क्वांटिटी। अब ये है जी डिमांड डोमेस्टिक, हमारी लोकल डिमांड, और ये है सप्लाई डोमेस्टिक। इसका इक्विलिब्रियम वो नहीं बनाएंगे, आपको बना देंगे उम, 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 आपको बना देंगे जी वर्ल्ड सप्लाई विदाउट टैरिफ, और प्राइस दे देंगे लेट्स से P1। अब इस प्राइस पे हम डोमेस्टिक सप्लाई कर्व तक गए, लोकल फर्म सिर्फ Q1 सप्लाई कर रही हैं, और डोमेस्टिक डिमांड कर्व तक गए, लोकल फर्म्स Q2 डिमांड कर रही हैं। तो इंपोर्ट कितना हो रहा है? Q1 से Q2। ठीक है, फिर आ गई प्राइस 2, टैरिफ लगा, वर्ल्ड सप्लाई विद टैरिफ ऊपर शिफ्ट हुई, सिर्फ परफेक्टली इलास्टिक कर्व है, नथिंग एल्स। अब हम सप्लाई कर्व तक गए, लोकल फर्म्स कैन सप्लाई Q3, यही मकसद था कि वो ज्यादा सप्लाई कर सकें, और लोकल डिमांड गिर के Q4, अब इंपोर्ट हो रही है Q4। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? अब मैं आपको यहाँ पे लेबल कर देता हूँ कुछ जी। A, E, B, C, D, F, G। मुझे बताएं बिफोर टैरिफ व्हाट वाज कंज्यूमर सरप्लस? A, B, C, D, E, F। After tariff, how much surplus is left? AE, what is the loss of consumer surplus? And what was producer surplus before tariffs? What is producer surplus after tariffs? What is the increase in producer surplus? Okay, last question. How much revenue from tariffs has government lost? Vertical distance between two supply curve, quantity देखें जो import हो रही, D area। गेन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टैरिफ, डी। थैंक यू, मैंने टैरिफ हटा दिया था अपने माइंड में। थैंक यू। लेट्स सी जी, एक बच्चा बुलंद खान, हाँ नो जी बेटे। दोबारा पूछें, आवाज सही नहीं आई। हाँ, या बेटे व्हाई डोंट यू फॉरवर्ड दैट क्वेश्चन इन योर ग्रुप, और हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेटा। आप भी सेंड करें, आप भी सेंड करें, क्योंकि वो क्वेश्चन यहां पे मुश्किल हो जाएगी आपको बताना मुझे। आप सेंड करें, वहां पे सॉल्व करते हैं विद द करेक्ट ऑप्शन। अब मेरे बच्चों ये हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड, इजी तरीन, लेकिन बच्चे इंतहाई गलतियां करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस कंपेयर टू इंपोर्ट प्राइसेस इन इंडेक्स फॉर्म। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं है, टर्म्स ऑफ ट्रेड है, सिर्फ प्राइसेस। और इसका फॉर्मूला कैलकुलेशन बहुत दफा आती है। क्या फॉर्मूला है? एक्सपोर्ट प्राइस, शाबाश, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स इनटू 100। ये लाजमी इनटू 100 करना है। ठीक हो गया। मसलन वो कहते हैं एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स इज 110, बेस ईयर में 100 होता है। वो कहते हैं एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ी बाय 10% और इंपोर्ट प्राइसेस गिरी बाय 10%। तो हम क्या करेंगे? 100 से बढ़ के एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स पहुंच जाएगी 110 पे, और इंपोर्ट प्राइस आ जाएगी 90 पे। 110
डिवाइड बाय 90 इंटू 100 विल बी योर टर्म्स ऑफ ट्रेड. टर्म्स ऑफ ट्रेड इंप्रूव कब होती हैं? जब एक्सपोर्ट्स रिलेटिवली महंगी होती हैं, और वर्सन कब होती हैं? जब इंपोर्ट्स रिलेटिवली महंगी हो रही होती हैं. इन चीज़ों को याद रखिएगा. एनी कंफ्यूजन जी? कर देता हूँ, जगह होगी ऊपर, मैं कर देता हूँ. यहाँ कर देते हैं जी. जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइसेस तो वो दुकानों में प्राइसेस हैं. फैक्टर कॉस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट गई थी. तो हम क्या करते हैं इसमें? जीडीपी, हाँ, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में से माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और ऐड करते हैं सब्सिडीज. क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्राइस को बढ़ा देते हैं कंपेयर टू मार्केट प्राइस, उसको माइनस करो, और सब्सिडीज कम कर देती हैं प्राइस कंपेयर टू व्हाट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गई थी, तो उसको ऐड कर दो. ये अक्सर आ जाता है. एनीवन, एनी प्रॉब्लम देयर? जी मेरे बच्चों, ये हो गया यूनिट 2 हमारा, और ये यूनिट 3 पे हम आ गए. तो जी 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 बोले. सॉरी, खराब कब होती हैं? बेटे हमारा एक्सचेंज रेट डेप्रीशिएट हो जाए, हमारे मुल्क में डिफ्लेशन आ जाए, या हम इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दें, एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दें, तब. एक्सपोर्ट्स महंगी करनी है, सस्ती करनी है, और इंपोर्ट्स महंगी करनी है. हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हो, इंपोर्ट्स महंगी होंगी ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब. एक्सपोर्ट सस्ती होंगी ना, टर्म्स ऑफ ट्रेड खराब. लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर होगा, उसकी वरी नहीं करनी, टर्म्स ऑफ ट्रेड की वरी करनी. समझ आ गई मेरे बेटा? हाँ, कुल. लेट्स मूव ऑन नाउ. टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गई. अब मेरे बच्चों, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं यहां पे, और वो अक्सर एक क्वेश्चन अजीब सा बना के देगा. एक्सचेंज रेट, बल्कि फैक्टर्स भी कर लेते हैं, बच्चों को बहुत भूलते हैं ये फैक्टर्स, हालांकि इतने आसान है. एक्सचेंज रेट फैक्टर्स. और हम कौन सा एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं? फ्री फ्लोटिंग, जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है. बाकी A2 में पढ़ेंगे फिक्स्ड एंड मैनेज फ्लोटिंग. फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो कि डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है. इसके फैक्टर्स हैं ISEE. यस, आई फॉर इन्फ्लेशन रेट. हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स महंगी हुई, उनकी डिमांड गिरी, करेंसी की डिमांड गिरी. इंपोर्ट सस्ती, उनकी डिमांड बढ़ी, करेंसी की सप्लाई बढ़ी, करेंसी डेप्रीशिएट होगी. इंटरेस्ट रेट हमारा ज्यादा हुआ, हॉट मनी हमारे बैंक्स में आएगी, करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट ऊपर. इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट्स, हमारे मुल्क में हालात अच्छे हुए इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट आएगी, करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट ऊपर. सप्लाई का भी इफेक्ट होता है, लेकिन मैं सिंपल रख रहा हूँ. स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटर्स आर पीपल हु इन्वेस्ट इन करेंसीज फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स. उन्हें लगता है करेंसी नीचे जा रही है, उसको बेच देंगे, उसकी सप्लाई बढ़ने से रेट नीचे, खरीदेंगे नहीं, उसकी डिमांड गिरने से रेट मजीद कम. इकोनॉमिक ग्रोथ, डोमेस्टिक, हमारे मुल्क में इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, जिससे करेंसी की सप्लाई वर्ल्ड में बढ़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और उसका रेट नीचे आएगा. इकोनॉमिक ग्रोथ इंटरनेशनल, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स की इकोनॉमिक ग्रोथ आई थी, उनकी इनकम्स बढ़ेंगी, वो हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स की डिमांड बढ़ने से हमारे रूपी की डिमांड बढ़ेगी, एक्सचेंज रेट ऊपर जाएगा. ये माइंड में रखिएगा. ठीक है जी. अब जी इसकी रिवर्स कैलकुलेशन, बल्कि उससे पहले एक्सचेंज रेट इफेक्ट ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. जुबानी बता दो. हमारा एक्सचेंज रेट फॉल हुआ है, एक्सपोर्ट प्राइसेस पे क्या असर पड़ेगा? फॉल हो जाएंगी, और उनकी डिमांड राइज हो जाएगी. इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? एक्सपेंसिव रिलेटिवली, शाबाश, एंड देयर डिमांड फॉल्स. हमारा करंट अकाउंट यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो हिस्सा है वो
सरप्लस में जा सकता है। बिल्कुल सही है, शाबाश। और एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी इसको डेफिसिट में लाता है। सबको क्लियर है? अब करंट अकाउंट के 4 हिस्से, सेक्शंस। पहला क्या है जी? ट्रेड इन गुड्स। दूसरा क्या है? ट्रेड सर्विसेज। तीसरा है प्राइमरी इनकम ट्रांसफर्स, ये है अर्नड इनकम्स, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। और आखिरी हिस्सा है सेकेंडरी इनकम्स, अनअर्न्ड, चैरिटी, गिफ्ट्स ऑफ कैश, remittances to family and stuff like that। सबको समझ आ गया? ये हिस्से याद रखिएगा। जी जी जी, आवाज नहीं आ रही क्या? प्राइमरी है अर्नड इनकम्स, अर्नड इनकम्स, अर्नड इनकम्स, दैट इज rent, wages, interest, profit, etc. In and out of the country, wages, interest, profit, etc. ठीक है? Secondary incomes are unearned, यानी charity, spending on embassies overseas, बेसिकली ये है। या गिफ्ट्स ऑफ कैश, जैसे मेरी बेटी बाहर पढ़ने की, मैं उसको कुछ पैसे पॉकेट मनी के तौर पे भेज दूं। अगर उसकी यूनिवर्सिटी फी देता हूं, ट्रेड इन सर्विसेज में डेबिट होगा पाकिस्तान का। सो ऑल आउटफ्लोज आर, पैसा जब मुल्क से बाहर जाता है, डेबिटेड, सारी इंपोर्ट्स डेबिटेड। एंड इनफ्लोज आर, वो इनकम्स होती हैं क्रेडिटेड। जिंदाबाद जी। इनके ये बैलेंस बन जाते हैं। सो आई थिंक यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। अब जी आखिरी चीज, दो फॉर्मूलाज यूनिट 6 के, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये क्या होता है जी? नंबर अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू इनटू, मैं क्या कर रहा हूं, इनटू 100। लेबर फोर्स बेसिकली इज employed plus unemployed। so what is labor force? प्लीज पॉपुलेशन पे डिवाइड ना करना, अनएम्प्लॉयड एम्प्लॉयड को जमा करके लेबर फोर्स बनाना, प्लस एम्प्लॉयड। समझ आ गई मेरी बात? ये है जी आपके कुछ अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्मूलाज। और इकोनॉमिक, उप्स कहाँ आ गया, और इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत सिंपल वही सीपीआई 2 टाइप फॉर्मूला। तो economic growth is your last formula, and now we'll go to papers। economic growth is real GDP to current year minus real GD, अक्सर इकोनॉमिक्स के फॉर्मूला यही परसेंटेज चेंज है, 1 डिवाइडेड बाय रियल GDP 1 into 100, सिर्फ परसेंटेज चेंज है मेरे बच्चों। ये डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर दिया, अब इसको पीडीएफ में बना के आप लोगों को भेज दूंगा। लेट मी जस्ट क्विकली चेक कि कोई एंटर नहीं हो रहा या कुछ ऐसा, और नहीं कोई नहीं हो रहा। लेट वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई गेस। लेट्स ओपन अप सम पेपर्स जिसके मैं आपको मेनली ये मैक्रो के क्वेश्चंस में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होती है, मैं आप लोगों को कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज पे जरा करवाना चाह रहा हूँ। और लेट मी होपफुली वी हैव द 25 पेपर हियर। नहीं पड़ा हुआ, चलिए वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। जी मेरा बेटा जी, अब मगरिब के ब्रेक लेंगे ना हम लोग, बिकॉज नमाज तो पढ़नी है ना। तो अभी जल्दी से मैं आप लोगों को ये खोल के कोई रैंडम पेपर उठा के, लेटर वाला 23 24 हमने ज़्यादा कर लिए थे, तो मैं चाह रहा था कि जो पेपर अभी ना किया हो 24 का, नवंबर भी मेरे ख्याल में कर लिया था। सॉरी, 25 का मैं नेक्स्ट में करा सकूंगा, इस वक्त मैंने डाउनलोड नहीं किए हुए। 23 वेरिएंट हम मेरे ख्याल में कर चुके हैं। चलें स्पेसिमन पेपर उठाते हैं, ये नहीं किया था हमने। स्पेसिमन पेपर 1, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, और स्पेशली कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज वाले। फिर उसके बाद हम
ये तो मार्क्स स्कीम निकल आई है, चलो अच्छी बात है, मैं निकालनी ही थी। पेपर 1 ये देयर वी गो। आई होप वी कैन डू अ लॉट ऑफ देम। जी मेरे बेटो कैसे पेपर करना है, जैसे मैं एक आधा क्वेश्चन करवाता हूँ। डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, सेट्रस पैरेबस। व्हाट डज सेट्रस पैरेबस मीन? सोचो, ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सिर्फ प्राइस चेंज होना हम अलाउ कर रहे हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अदर देन प्राइस आर हेल्ड कांस्टेंट। स्ट्रेट अवे 1 मार्क। समझ आ रही है? कीप योर माइंड वेरी सिंपल। जैसे ये बच्चे मुझे काफी भेज चुके हैं तो ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। Diagram shows the total, the production possibility curve of maize and beans has changed from PPC1 to PPC2. Opportunity cost वाला है. What has happened to opportunity cost of maize and returns to factors of production, factors producing beans? तसल्ली से देखो, पहले साल जब PPC1 था, 100 बीन्स बनाते थे, 100 मेज छोड़ते थे, तो 100/100 वन मेज, सॉरी, जब 100 मेज बनाते थे 100 बीन्स छोड़ते थे, तो 100 बीन्स गिवन अप ओवर 100 मेज मेड, 1 बीन फॉर एवरी मेज। सेकेंड ईयर का आप लोग मुझे बताएं, हम 100 मेज बनाएंगे, 200 बीन्स छोड़ेंगे, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नाउ? टू, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज रिजन। सी डी करेक्ट हो गए? किसी को समझ ना आई हो? पहले 100 के बदले में 100 बीन्स छोड़ रहे थे, तो गिवन अप 100 ओवर मेड 100 1। अब 100 के बदले में 200 छोड़ रहे हो, 200 छोड़े हुए ओवर जो बनाए 100, 2 हर मेज के पीछे हम बीन छोड़ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैज रिजन। हमारे पास बच गई सी एंड डी। ठीक है, अब देखते हैं, जब बीन ज्यादा बन रहे हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को तो ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगी ना। दी ऑप्शन समझ आ गया? दिस इज हाउ यू सॉल्व देम। एनी प्रॉब्लम्स? ओके लेट्स मूव ऑन नाउ। ये बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसलिए करवा दूं। जी जी बने जल्दी से। बीन्स की कम होती, फॉलन होती, और रिटर्न टू प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन राइज होते, फॉल होने रहती, बिल्कुल। जी, इंडिविजुअल ने टिकट खरीदी है गवर्नमेंट ओन्ड आर्ट गैलरी की। बच्चे गवर्नमेंट सुनते हैं और पब्लिक कर देते हैं। नहीं मेरे बच्चों, दिस इज अ प्राइवेट एंड मेरिट गुड। टिकट लगी हुई है, एक्सक्लूडेबल है, और चाहे गवर्नमेंट ओन करती है चाहे कुछ, पब्लिक गुड होने के लिए गवर्नमेंट ओनरशिप जरूरी नहीं है, प्राइवेट गुड्स भी गवर्नमेंट ओन करती है। क्लियर? अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन टू, जरा ये देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7। A manufacturer increases the price of a product from $4 in an attempt to increase total expenditure on the product. अब देखो, $4 पे 400 एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू था, 5 पे 500, 6 पे 600। अब मुझे बताएं कौन सी डिमांड है? पीडी क्या है? परफेक्टली इनइलास्टिक। कैसे पता लगा? 400 डिवाइड बाय 4 100, 500 डिवाइड बाय 4 क्वांटिटी 100, रेवेन्यू को प्राइस पे डिवाइड किया, क्वांटिटी आ गई। रेवेन्यू इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो 100 यूनिट्स ही बिक रहे हैं नो मैटर व्हाट। अच्छा मुझे लगा कि क्लास खत्म हुई है। अच्छा नहीं, इसने बताया 15 मिनट है, ठीक है। तो अब हम जरा जल्दी से मैक्रो क्वेश्चंस कुछ देखते हैं, अनलेस वी फाइंड सम। ये भी कर लेते हैं, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। द डायग्राम शोज मार्केट फॉर ऑयल, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम प्राइस इज पी, देख लो, जहां सप्लाई एस और डिमांड कर्व डी है। There is a reduction in world oil supplies due to war in some supplying countries. इससे मुझे बताएं, बाकी बात छोड़ दें, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? सॉरी, सप्लाई टू S1 लेफ्ट, बिल्कुल ठीक है। फिर एट द सेम टाइम सम इंपोर्टिंग कंट्रीज आर मच कोल्डर देन यूजुअल। अब कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा? डिमांड राइट पे, तो S1D1 P4 प्राइस बन गई ऑप्शन डी, एज इन डेविड। कितना आसान है अगर हम स्टेप बाय स्टेप आराम से तसल्ली से करें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, अब लेट्स गो टू जरा थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन था। टेबल शोज द मैक्सिमम अमाउंट 3 स्टूडेंट्स वुड ईच बी विलिंग टू पे फॉर अ टैक्सी टू टेक देम होम फ्रॉम अ नाइट क्लब। जैन 10, सारा 8 एंड यास्मीन 6. Fare is 12. Assuming they share taxi fare as shown in the table below, ठीक है, वो शेयर कर रही हैं यानी चार चार दे रही हैं,
Which row shows how much they each should pay so that each obtain the same consumer surplus? Correct option D. 6 minus 4 2, 8 minus 4 4, and sorry हाँ 10 minus 6 4, 8 minus 4 4, यास्मीन का 6 minus 2 4, यहां सबका सेम कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा। समझ आ गया मेरे बच्चों? मिनिमम मैक्सिमम प्राइस सबसे पहले देखिया करें, ये सही जगह लगी है। मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम लगती है प्रोड्यूसर्स की हेल्प के लिए या डीमेरिट गुड्स की कंजम्पशन कम करने के लिए। मैक्सिमम प्राइस कंज्यूमर्स की हेल्प के लिए बिलो इक्विलिब्रियम, नेसेसिटीज पे या मेरिट गुड्स पे। अब उसने कहा गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगाई है, क्या आउटकम होगी? डिमांड विल फॉल इफ मिनिमम प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम प्राइस। गलत जगह लगी, छोड़ दो। जहां जहां बिलो है ए और डी रिजेक्ट कर दो। बी पे आते हैं, डिमांड विल राइज इफ मिनिमम प्राइस अबव इक्विलिब्रियम। डिमांड तो गिरेगी, प्राइस बढ़ गई है, बना के देख लो। प्रोडक्शन विल फॉल इफ मिनिमम प्राइस इज अबव इक्विलिब्रियम। प्रोडक्शन तो बढ़ेगी। हाँ, प्रोडक्शन विल स्टे द सेम इफ मिनिमम प्राइस इज बिलो इक्विलिब्रियम। सॉरी, बिलो इक्विलिब्रियम लगी थी, डिमांड सप्लाई पे कोई असर नहीं आएगा, प्रोडक्शन विल स्टे द सेम। और हम सब इस वक्त आ रहे हैं। चलें जी, ये हो गया। अब मेरे बच्चों जरा मैक्रो पे शिफ्ट कर। अरे यार अभी की है। अब मेरे बच्चों अनएक्सपेक्टेड बच्चा कोई बताए, नो मीन्स, नो ईमान्स, नो तमकनत्स। डायग्राम illustrates the effects of placing a specific indirect tax equal to JM per unit tax, which area represents total tax receipt। गवर्नमेंट को कितने पैसे मिल रहे हैं मुझे बताएं। सॉरी, DXJMZ। अच्छा मुझे बताएं कंज्यूमर कितना बर्डन ले रहा है, कंज्यूमर कितना पे कर रहा है? YLJX। और प्रोड्यूसर कितना पे कर रहा है? YLZM। सिंपल एज दैट, शाबाश। इसका आंसर डी है। ऑल राइट जी, ये चलें जी, उसने सिंपल क्वेश्चन था। डायग्राम शोज डिमांड कर्व D1, सप्लाई कर्व S1 फॉर अ गुड। गवर्नमेंट डिसाइड्स टू पे प्रोड्यूसर्स अ स्पेसिफिक सब्सिडी। स्पेसिफिक जो हर यूनिट पे सेम अमाउंट होती है, बराबर शिफ्ट होता है, एड वलोरम में नॉन पैरेलल। विच कर्व शोज द न्यू इफेक्टिव और डिमांड और सप्लाई कर्व। मेरे बच्चों डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं होता सब्सिडी से, सप्लाई शिफ्ट होता है। तो S1 से कहां जाएगा? S2। ऑप्शन बी एज इन बॉल। कीप इट सिंपल। गुड क्वेश्चन। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया था, यूनिट वन में अनअर्न्ड इनकम्स, पेंशन वगैरह जीडीपी में शामिल नहीं होती। सो क्वेश्चन इज प्लान्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फॉर अ कंट्री इन द फिस्कल ईयर 2016 is estimated at 760 billion. The top 5 areas of expenditure are given in the table. What is the total amount in billions of dollars spent on transfer payments shown in the table? ढूंढो ट्रांसफर पेमेंट कौन कौन सी हैं अनअर्न्ड। pensions and welfare, so the answer will be C, 264। परफेक्ट मेरे बच्चों। एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट हुआ, कौन सी ऑप्शन? टेक योर टाइम। हेल्थ केयर इज अर्न, इसलिए उसको शामिल नहीं किया ना, वेलफेयर और पेंशन ऐड किया। ट्रांसफर पेमेंट्स आर पेंशन, वेलफेयर। बच्चे समझ आ गया? ओके। एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट हुआ है, क्या रीजन? ए फॉल इन बजट सरप्लस। बजट सरप्लस क्या होता है? जब गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू इज मोर देन व्हाट दे स्पेंड। बजट सरप्लस कम होने का मतलब है अब टैक्सेस कम ले रहे हैं, स्पेंड ज्यादा कर रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड में इंजेक्शन आएगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, और टैक्स गिरने से कंजम्पशन का AD2 पे आ जाएंगे हम। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम शोज चेंज इन एन इकोनॉमीज रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर 4 years। जब तक ये जीरो से नीचे ना जाए डिफ्लेशन नहीं है। व्हाट हैपन टू जनरल प्राइस लेवल ओवर 4 years? पहले साल क्या हुआ है? महंगाई इंक्रीज हुई है, दूसरे साल इंक्रीज। बेटे जो भी रेट था वो ऐड हुआ है, लेट्स से 4%। 100 की चीज थी, पहले साल 10% बढ़ी, 110 पे चली गई।
उसका 4% और कैलकुलेट करें, 117 पे चली गई। समझ आ रही है बात? स्ट्रेट लाइन डज नॉट मीन इट्स अ कांस्टेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इट डज नॉट मीन कांस्टेंट प्राइस लेवल। सेम साइज का ब्लॉक ऊपर रखो तो ब्लॉक्स ऊपर हो जाते हैं। जी बताएं क्या कह रहे हैं? प्राइस लेवल कांस्टेंट तब होगा जब इन्फ्लेशन जीरो होगी। नेक्स्ट जी, थर्ड ईयर में क्या हुआ है? इंक्रीज, ये नीचे आना डिसइंफ्लेशन है, स्लो रेट पे बढ़ रही है। फोर्थ ईयर में डिफ्लेशन आई है, डिक्रीज हुआ है। तो कौन सी ऑप्शन है मेरे बच्चों? ऑप्शन डी। ईयर वन इंक्रीज, ईयर टू सेम रेट पे इंक्रीज, ईयर थ्री स्लो रेट पे इंक्रीज, चौथे साल डिक्रीज। एवरीबडी गॉट इट? ये प्लीज गलत ना कीजिएगा। लेट्स नाउ फिनिश दिस पेपर एंड से नमाज। ये देखो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। वो कहता है एट विच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ रिडक्शन इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिससे एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट होगा, लाइकली टू कॉज द ग्रेटेस्ट इन्फ्लेशनरी इंक्रीज। कहां पे एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो तो महंगाई सबसे ज्यादा आएगी? डी एज इन डेविड, जितना इन इलास्टिक पार्ट के पास हो वहां इन्फ्लेशन ज्यादा आएगी, जितना पिछले हिस्सों में उतनी इन्फ्लेशन कम। सबको समझ आ गई? और राइट जी, ये भी देख लेते हैं। कोल माइन बंद हुई है, कौन सी इन्फ्लेशन है? नहीं, पॉलिसी किस, हाँ, कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट है? एक खास इंडस्ट्री जब बंद होती है। स्ट्रक्चरल। सिक्लिकल क्या है? जब एग्रीगेट डिमांड पूरे मुल्क की गिरती है, रिसेशन। सीजनल, जब मौसम चेंज होता है। टेक्नोलॉजिकल, स्ट्रक्चरल का हिस्सा है जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है। ये एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा तसल्ली से देखें। डायग्राम शोज अ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर फॉर 3 years. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम? फ्रैंकली लगता ऐसे ही है, लेकिन बजट डेफिसिट कम हुआ है बेटे। बड़ा है लेकिन शुरू में सरप्लस था। एक्चुअली बी सीम्स करेक्ट, बी सीम्स करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, बी सीम्स करेक्ट। बिल्कुल ठीक है, बजट डेफिसिट बढ़ गया, बिल्कुल ठीक है। परफेक्ट। लेट्स मूव ऑन। ये देखो, प्राइस लेवल चेंज हो रहा है, परसेंटेज चेंजेस ऑफ प्राइस लेवल, जब तक जीरो से नीचे ना आए डिफ्लेशन नहीं है। विच गवर्नमेंट पॉलिसी इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिवर्सिंग द ट्रेंड? डिफ्लेशन आई है, उसको खत्म करने के लिए क्या पॉलिसी करोगे? D. Reduce interest rates, increase money supply, expansionary monetary policy. वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन ये हर दफा डिफरेंट होता है, तो इसको भी फिलहाल बहुत थोड़ा टाइम, इसको स्किप करते हैं। टर्म्स, अच्छा ये एक्सचेंज रेट। देयर इज अ राइज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ द यूएस डॉलर, which would cause the greatest increase in the US current account deficit. इलास्टिसिटी पे कुछ होगा, तसल्ली से देखें। को देखें, सारे देखें। यूएस डॉलर ऊपर गया है। IPD for imports, option B as in ball. Number 26 अभी करवाया है, करें। Since 2000 a country's export prices have increased by average 50%. 100 से कहां आ जाएगी? मुझे बोले 100 से हमारा एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स कहां आएगा? 150। इंपोर्ट प्राइस राइज बाय 25, वो कहां आ जाएगी? तो 150 ओवर 125 इंटू 100 जब करोगे, आंसर विल बी 120 सी। शाबाश। ये दोबारा करूं? 50% बढ़ी हैं एक्सपोर्ट प्राइसेस, बेस ईयर में 100 होती हैं, कहां पहुंच जाएगा हमारा एक्सपोर्ट प्राइस इंडेक्स? 150। इंपोर्ट प्राइसेस हम बढ़ी हैं 25%, कहां पहुंच जाएगा बेस ईयर से बढ़ के? दिया हुआ ना बेटे, इंपोर्ट बेस ईयर में हमेशा 100 होता है सबका। 125, तो 150 ओवर 125 इंटू 100, 120। और हम समझ आ गया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूं, क्योंकि इसमें बच्चों को
बहुत मसले आते हैं। आई होप वी हैव सम टाइम लेफ्ट। नमाज का टाइम भी जाने वाला है। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट? आई विल ट्राई। ये जरा टाइम ज्यादा लेते हैं। अच्छा, मैं नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, इसको बंद करता हूँ। बंद कर दूं, क्या कहते हो? ये बाद में कर लें, चलें, लेट्स सी। 28 जी, विच गवर्नमेंट पॉलिसी इज मोस्ट लाइकली टू फोकस ऑन एन इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ स्किल्ड लेबर? कौन सी पॉलिसी है जब हम लेबर को ट्रेन कर रहे होते हैं? Supply side, D. D. Very good. Number 29. A small trading country decides on a policy of import substitution. के imports की जगह local goods खरीदें by producing more goods and services itself rather than purchasing from other countries. What is the most likely reason for this policy? या करंट अकाउंट डेफिसिट में होगा या इस तरह का कुछ चक्कर होगा, देखो। बहुत आसान है। सी, टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। ठीक है। 30th, the monetary authorities of a country whose currency is floating freely raise the market rates of interest. Other things being equal, the exchange rate of currency is most likely to, आपने क्या किया है? The इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। आईसी के फैक्टर्स अभी बताए थे। इंटरेस्ट रेट बढ़ा, क्या होगा हमारी करेंसी को, देखो जरा। कौन सी ऑप्शन है? C. Rise as foreigners buy domestic currency in order to hold assets with a higher yield. हमारे बैंकों में बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, वो यहाँ सेव कर रहे हैं। That is it जी। Any questions before I close the class?